फेलियर सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि कभी भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ आप करते रहो। आपके लिए सफलता का क्या मायने है, क्या डेफिनेशन? देखिए जी, सफलता का मायने ये है कि जब आप अपना घर नहीं, बहुत लोगों का घर चला सकें। किसी भी काम में सफलता के लिए आपको क्या लगता है, क्या इम्पोर्टेंट है? टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी इम्पोर्टेंट है, टैलेंट इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? बिलीफ बिलीफ। सबसे ज़रूरी है जी, हमारा बिलीफ सिस्टम। कैसे आप मोटिवेट करेंगे यूथ्स को कि वो शुरुआत करें? अगर उन्होंने कुछ सोच रखा है तो वो बस शुरू करें। देखिए जी, आज हम शाहरुख खान की नेटवर्क देखते हैं कि वो 10,000 करोड़ पे कहा है। आपको याद होगा जिस दिन शाहरुख खान दिल्ली से गया था तो उसके पास वहाँ रहने की जगह भी नहीं थी और उसने सोचा था कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो यूथ को आज यही है कि जी उनको पैसे नहीं देखना चाहिए कि आज हमें नौकरी मिल रही है, इतने की नहीं मिल रही, मेरे दोस्त को इतने की मिल गई है। नहीं, उनको जो मिल रहा है वो करें, कुछ ना कुछ करते रहें। जब तक कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, टेलीवॉच के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत ही खास गेस्ट के साथ आए हैं। आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्होंने शुरुआत में ही, जब बच्चे 18, 19, 20 साल के होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि आगे क्या बनना है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं छोटा बच्चा था तो कभी मैं सिनेमा हॉल का गेटकीपर बनना चाहता था, जब हवाई जहाज़ देखता था तो मैं पायलट बनना चाहता था। माँ बाप कुछ और चाहते थे, लड़का है तो इंजीनियर बनेगा, बेटी है तो वो डॉक्टर बनेगी, या कुछ नहीं तो प्रोफेसर बनेगा। लेकिन ऐसे समय में जब और कोई विकल्प ना हो, उस समय हमारे जो आज गेस्ट हैं वो बहुत ही क्लियर, उनका गोल पहले से निर्धारित था कि हमें ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है। ये बहुत बिरले होता है। तो आज का ये पॉडकास्ट विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो ग्रेजुएशन के बाद वो समझ नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है। तो आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं वो हैं विवेक बख्शी जी। जय गुरु जी, संजय जी। विवेक बख्शी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब वो 19 साल के थे, उस समय इन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। उन्होंने 19 साल में अपनी एक कंपनी बनाई और आज विवेक जी ना केवल दिल्ली में बल्कि दुबई में, और ना केवल दुबई में बल्कि विश्व के कई जगहों पर, कई शहरों में, कई देशों में उनकी कहीं न कहीं उपस्थिति है। और आज हम बात करेंगे इनके जीवन यात्रा की, आज हम बात करेंगे इनके सोच की, समझ की, कि कैसे उन्होंने ये चुना, जब उस समय ये सब सोचना भी, समझना भी बहुत ही मुश्किल था। तो विवेक जी, अब मैं आपसे शुरुआत करता हूँ जी। मुझे ये बताइए कि कहाँ क्रिकेट, कहाँ कैथल या दिल्ली का एक सबर्ब जी, और वहाँ से शुरुआत करके क्या आपने कभी सोचा होगा कि आप दुबई, लंदन, इन सब जगहों पे पहुँच जाएंगे? संजय जी, ये तो नहीं सोचा था कि दुबई और लंदन पहुंच जाएंगे, बट गोल क्लियर था कि जिंदगी में दो ही काम करने हैं, या तो क्रिकेट प्लेयर बनना है या व्यापार करना है, और बहुत सुथरा काम करना है। और साफ सुथरा काम करके अपने यंगस्टर्स को, अपने बच्चों को मोटिवेट करके कोशिश करता हूँ कि कोई 1, 2, 4 हमारे जैसे बने और हमसे भी और आगे निकले। मैं 15 साल का था जी जब पहली बारी वीनू मंकर ट्रॉफी के लिए हरियाणा में चुना गया। 7 मई 1992 में हमारे लेजेंड प्लेयर कपिल देव, अजय जडेजा, चेतन शर्मा जी के साथ मुझे भी गवर्नर अवार्ड मिला। उसी साल मुझे हरियाणा की हिस्ट्री में वीनू मंकट और सीके नायडू ट्रॉफी खिलाई गई। और जैसे अभी आपने बताया कि मैंने 19 साल में काम शुरू किया, वो भी नहीं सोचा था कि हमें काम शुरू करना है। बाय चांस था कि काम शुरू किया। गॉड वॉज काइंड कि आज हम यहाँ तक आए हैं। जर्नी बहुत लंबी थी, बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे, बट कभी घबराए नहीं। चलते गए। मैं सबको बोलता हूँ कि एक दिन नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। चलिए, तो समय इसी लगता बात है। पे विवेक जी, एक कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। तो आपने 19 साल की उम्र में या उससे पहले भी ये डिसाइड कर लिया। अब मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट हो या कोई ऐसी घटना हो या आपको कभी किसी ने कुछ कहा हो जो आपका जो ये पैशन था जो इग्नाइट हुआ उस समय 19 साल की उम्र में? एक्चुअली हमने अपने फादर साहब को देखा था जी। हमारे फादर साहब पार्टीशन में, आपको पता है, बहुत लोग इधर उधर हुए थे, रावलपिंडी से आए। छोटी सी उम्र में हमारे दादाजी की डेथ हो गई थी जब हमारे फादर साहब बहुत छोटे थे। सो हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेयरिंग कम्युनिटी थी। तो
तो हमारे फादर साहब ने बहुत छोटी उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। साइकिल पे मुझे आज भी याद है, वो लोग बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर संडे को मुझे सब्जी मंडी लेके जाते थे और पूरे हफ्ते का राशन सब्जी डाल के दे के जाते थे। तो हम सीखते थे कि यार अगर ये कर सकते तो हमें भी करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो एक तो वो मेरे दिमाग में बहुत था। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड में एक दिमाग में कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता था कि नहीं, कुछ हट के कुछ करना है। आपको याद होगा अर्ली 70s 80s में सिर्फ एक ही सपना होता था पेरेंट्स का कि सरकारी नौकरी बच्चे चले जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। हमारे फादर साहब भी यही बोलते थे कि 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चे स्टेट सर्विसेज क्लियर कर लेंगे तो हमारी नौकरी जिंदगी सफल हो जाएगी। बट सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता था कि नहीं, कुछ अलग करना है जी, शायद कुछ अलग करने के लिए बने थे, तो इसलिए आज आपके साथ बैठे हैं। वही मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी का जो एक चार्म था और ख़ास करके जो पेरेंट्स का प्रेशर दबाव होता था वो हम सब ने देखा है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ तो ये था कि आप सरकारी नौकरी में अगर नहीं गया तो ज़िंदगी व्यर्थ हो गया। बिल्कुल सही। तो हम लोग हमेशा उसी ट्रैक में चलते चले गए। लेकिन अब मैं आज के समय में जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आपने उस समय 90s में आपके दिमाग में ये बात आई और आज आप एक सफल उद्यमी, सफल व्यवसायी और एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और दर्शकों में आपको ये भी बता दूं कि केवल यहीं तक ये नहीं रुके हैं, न्यूमरोलॉजी में इनका अचानक इंटरेस्ट हुआ और ये अब अच्छे खासे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो विवेक जी, लेकिन पहले हम उस पर जाएँ जो आपने शुरुआत करी थी। तो जो आपकी जर्नी रही 19 साल से जो उसकी शुरुआत हुई, तो आपको क्या कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके लिए क्या रहा, मोटिवेशन आपके लिए क्या रहा? मेरे लिए मोटिवेशन मेरे फादर साहब थे। हम लोग यमुनानगर रहते थे जी। फादर साहब की पोस्टिंग पंचकूला थी। बिन नागा 5 दिन वो सुबह 4 बजे उठ के बस पकड़ के पंचकूला जाते थे, शाम को आते थे। तो हम देखते थे कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम तो छोटे हैं, अभी हम क्यों नहीं कर सकते। और संजय जी, आप हैरान होंगे, जब मैंने व्यापार शुरू किया मेरे घर पे नहीं पता था। उनके लिए तो मैं कॉलेज या स्कूल जाता था और मैं स्कूटर पे यमुनानगर से अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत तक, उधर सहारनपुर, सरसावा, हरिद्वार, BHL तक अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जाता था। घर वालों को लगता था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो उस समय आप प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच रहे थे। जो कंपनी बनाई हमने, त्रिवेणी ट्रेडिंग कंपनी और VB कॉर्पोरेशन, ये हमने 1994 में बनाई थी। अच्छा। और आप सोच सकते हैं 18-19 साल का बच्चा जो स्कूल कॉलेज जा रहा हो और वो व्यापार कर रहा हो, तो बहुत डिफिकल्ट था, बट होना था तो हुआ जी। तो आज के यंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब विवेक जी, मैं आज आपको उस 19 साल की उम्र से आज की डेट पे ले आता हूँ। अगर आज आप 19 साल के रहते तो आप क्या सोचते? नहीं, अगर आज होता तो शायद कंफ्यूज होता जी। कंफ्यूज होता। मैं एक बात बताऊँ, मैं बहुत यंगस्टर्स को मिलता हूँ, मेरे पास डेली दुबई में 15-20 बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं। थोड़ा सा संजय जी, यहाँ मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि आज का यूथ है थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। ईजी लाइफ हो गई है बच्चों की, हार्डशिप कम हो गई है बच्चों की। तो इसीलिए तो आज पॉडकास्ट पे आपको हमने यहाँ बुलाया है ताकि आप वो बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन आपके माध्यम से। एक्चुअली आज की डेट में ना जी, बच्चा जब दूसरे को देखता है तो वो बहुत जल्दी अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लेता है। फिर वो जब किसी और को मिलता है वो अपना थॉट प्रोसेस फिर चेंज कर लेता है। जैसे हमारे टाइम में हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमें जो सोचा था हमें वही करना था, और पैसे से भी कोई इतनी बड़ी सपोर्ट नहीं थी हमारे पास। मैं संजय जी, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स है राई में, वहाँ खेलने आता था। सैटरडे को मैं वहाँ से ट्रक में लिफ्ट लेके घर जाता था कि बस के पैसे बच जाएंगे। आज का बच्चा कहाँ एक बात नहीं कर पाएगा। आप खुद बिहार से आए हैं, आप तो खुद समझ सकते हैं पैसे की वैल्यू। बिल्कुल। आज के बच्चे तो फोन पे अपनी टिकट बुक करा के फ्लाइट में कहाँ पहुँच जाते हैं जी। हम तो डरते थे अपने पेरेंट्स से ये पूछते हुए भी कि छुट्टी है, कहीं जा सकते हैं क्या हम घूमने, और आजकल बच्चे बताते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं जी। कई बार तो घूम के आ जाते हैं, तो आप पता करते रह जाते हो पेरेंट्स के रूप में। तो बच्चे आजकल मेरे हिसाब से बहुत फोकस नहीं है जी। बहुत कम परसेंटेज ऑफ के चिल्ड्रंस हैं हु आर वेरी फोकस्ड, बट मोर ऑफ द पीपल, मोर ओवर लेस पीपल आर नॉट फोकस्ड दीस डेज। तो आपने तो क्रिकेट के मैदान में आप थे और वहाँ से आपने सीधा छक्का लगा दिया और कहा दुबई और लंदन पहुँच गए। तो आपका चूँकि स्पोर्ट्स का भी बैकग्राउंड रहा और आपके अलग अलग बैकग्राउंड रहे और नई नई चीज़ें आप हमेशा सीखते भी रहे, आत्मसात करते भी रहे।
तो इसके लिए क्या इंटरनल मोटिवेशन की आवश्यकता है या एक्सटर्नल मोटिवेशन? नहीं, मैं ये कहता हूँ जी, सबसे पहले तो कोई भी बच्चा हो, उसको जो भी बनना हो, उसको किसी भी एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। आप जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो 30-40 बच्चे होते हैं जी, तो बच्चे की कंसंट्रेशन उतनी नहीं होती सुनने में। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, एग्जाम्पल आप बैट्समैन हैं, अगर आप बैटिंग कर रहे हो और एक मीडियम पेसर बॉल कर रहा है, तो आपके पास फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स हैं उस बॉल को समझ के अपने आप को बताना कि उसको आपको कैसे खेलना है, नहीं तो आपको लगेगी बॉल। तो आपका जो फोकस स्पोर्ट्स से बनता है वो किसी और चीज़ से नहीं बन सकता। तो सबसे पहले यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि फिटनेस पे और स्पोर्ट्स पे जरूर ध्यान दें। उससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफाइन होती है, उससे आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होती है और आपको समझ आता है कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। तो ये बताइए कि आज की डेट में जहाँ पे आप हैं और जहाँ से आपने शुरुआत करी, तो आपको क्या लगता है कि आप सफलता को किस मायने में देखते हैं? आपके लिए सफलता का क्या मायने है, क्या डेफिनेशन? देखिए जी, सफलता का मायने ये है कि जब आप अपना घर नहीं, बहुत लोगों का घर चला सके, वो सफल। आज की डेट में हर आदमी 9 से 5 की नौकरी करता है। किस लिए करता है जी? तो उसको लगता है कि एक घर बना लूंगा, अभी किराए पे हूँ, एक फ्लैट खरीद लूंगा, एक गाड़ी खरीद लूंगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा दूंगा, बीवी को वीकेंड पे कहीं ले जाएंगे, पिक्चर देखेंगे, खाना खाएंगे। वो सफलता नहीं है। सफलता वो है जो आप खुद के लिए तो हर आदमी करता है, जब आप समाज के लिए और अगले और लोगों के लिए कुछ कर सके, या आप ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर 100, 200, 500, 1000 लोग आके काम करें और सब ग्रो करें। आई पर्सनली फील दैट इज अ सक्सेस फॉर एनी। कि केवल सफलता का मतलब एक व्यक्तिगत आपकी अपनी सफलता नहीं है, बल्कि आप सबको लेके चलते हैं। क्योंकि आपने क्रिकेट खेला हुआ है, स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो हमेशा आपने टीम स्पिरिट और टीम वाली जो भावना होती है उसमें उसको आपने देखा है। और ये बात सही है कि जब रियल सेंस में आप देखते हैं तो सफलता, जब आप दूसरों को भी हेल्प करते हैं बढ़ने में, तो रियल सेंस में सफलता है। आप किसी भी काम में सफलता के लिए आपको क्या लगता है, क्या इम्पोर्टेंट है? टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी इम्पोर्टेंट है, टैलेंट इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है? बिलीफ सबसे ज़रूरी है जी, हमारा बिलीफ सिस्टम। जब तक हमारे अंदर एक सोच और बिलीफ नहीं होगा, हम सक्सेस नहीं हो सकते। एक महात्मा गांधी जी बोलते थे कि ये तो नहीं पता कि भाई गंगा, सब हर आदमी सोचता है कि भाई गंगा में जाने से पाप धुल जाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि गंगा में जाके नहाने से पाप धुले या नहीं धुले, बट हर इंसान का एक बिलीफ है कि जब मैं वहाँ से स्नान करके आता हूँ तो मेरे अंदर की शुद्धि हो जाती है। ऐसा कोई टेस्टिमोनियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक साल 364 दिन तक 100 पाप करें और 365वें दिन जाएं और गंगा में नहा लेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन एक बिलीफ सिस्टम है हमारा, तो वही बिलीफ सिस्टम हम अपने लिए क्यों नहीं बना सकते? तो वो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जैसा आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल गंगा का दिया कि लोगों की जो धारणाएं हैं, जो एक उन्होंने समझ है, उनको लगता है, और जब आप किसी चीज़ में इस हद तक विश्वास करते हो तो कहीं ना कहीं सफल होता है। तो क्या आप इसका मतलब, आपने जो शाहरुख खान की जो फिल्म थी जिसमें आपने हॉकी का चक दे इंडिया, उसमें जो शाहरुख खान का जो था कि जो 30 मिनट आपके पास हैं जो आपकी ज़िंदगी से नहीं ले सकता है, तो वो बिलीफ सिस्टम की 100% आपका बिलीफ सिस्टम। दूसरा, आज जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम जिस भी रिलीजन से आते हैं, मैं किसी भी रिलीजन के अंगेज नहीं हूँ, आई प्रेफर ऑल द रिलीजन्स। हम जिस भी रिलीजन के साथ आते हैं, आज के यूथ को अपने रिलीजन के साथ जरूर जुड़ा रहना चाहिए। जनरली यूथ जो है आज रिलीजन से दूर होता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, उसके कारण उनका बिलीफ सिस्टम खत्म हो रहा है। किसी टाइम पे संजय जी, हमारे टाइम में हमारे फादर मदर्स हमारे लिए रोल मॉडल्स होते थे। आज के यूथ में वो ऐसा बात नहीं रह गई। तो रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रूट से जुड़े रहें जी। चूँकि कोई भी पौधा जब तक अगर रूट से जुड़ा हुआ है तभी वो फलीभूत हो सकता है, फल फूल सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात। और ख़ास करके आपके मुंह से अगर ये बात आ रही है जो आपने बाहर जा कर के यूएई में या विदेशों में देखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संजय जी, मैं क्रिकेट का क्योंकि मुझे पैशन था, मैं आज भी दुबई में क्रिकेट अकेडमी भी चलाता हूँ। यंग टैलेंट्स क्रिकेट अकेडमी करके मेरी कंपनी है, जो अकेडमी है 25 साल पुरानी अकेडमी है, दुबई की वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट अकेडमी है। हमारे लेजेंड बिशन सिंह बेदी जी ने उसकी ओपनिंग करी थी, मुझे याद है। अच्छा। और हमारे अपने क्रिकेट स्टेडियम भी आज बाद में। अच्छा। आप मानेंगे नहीं संजय जी, मैं उसमें से 25 से 30% ऐसे बच्चों को वहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ जो पे नहीं कर सकते। हालांकि दुबई में कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं पे कर सकता होगा, बट उनके पेरेंट्स कोई ना कोई जॉब प्रोफाइल उनकी ऐसी नहीं है कि वो एक्सपेंस पे कर सके। सो आई टेक केयर ऑफ देम पर्सनली।
वो सिर्फ इसलिए है कि वो ये नहीं पता उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा बन जाए जो हमसे भी बड़ा नाम हो। तो विवेक जी, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, और स्पोर्ट्स में एक जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको सफलता भी दिलाता है जब आप, जैसे विश्व कप अगर जीत गई, अभी हमारी क्रिकेट टीम जो वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जीता है, तो आपने देखा होगा कि क्या उत्साह पूरे देश में आ गया। तो एक तरफ वो भी होता है, फेल्योर भी होता है, टीम स्पिरिट भी है, कई बार आपको कई तत्कालिक निर्णय लेने होते हैं, तो और कई बार बहुत समय ऐसा होता है जब आप सारे प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज आप जिस स्तर पे हैं, आपको लगता है कि सफलता के लिए जो फेल्योर है वो भी ज़रूरी है? फेलियर सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मुझे 31 साल हो गए जी काम करते हुए। इट्स बीन 31 ईयर्स आई एम इन अ प्रोफेशनल करियर। 31 साल में ऐसा नहीं है कि हमने हार्डशिप नहीं देखी, बहुत फेलियर्स देखे। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि कभी भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ आप करते रहो। अगर आप घर बैठे रहेंगे, वेट करेंगे समय की, तो समय कभी नहीं आएगा। आपको समय लाने के लिए समय के लिए जाना पड़ेगा। जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, और संजय जी जो दिन और जो समय आज है, जिस घड़ी में आज हम बैठे हैं, जिस तारीख में हम बैठे हैं, ये तारीख और ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो ये जो निकल जाएगा, ये कभी एक आध घटना बता सकते हैं जब आपको लगा हो कि बहुत डाउन है, डिप्रेशन हो, और तो लगा होगा कई बार कि हम गिव अप कर दें, लेकिन फिर आपको लगा होगा कि नहीं? बहुत बार हुआ, एक बार ही नहीं, बहुत बारी हुआ जी। मैं आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। मैंने वो दिन भी देखे हैं कि शादी के बाद भी, क्योंकि हमारे फादर साहब रिटायर हो गए थे, कि घर चलाने में भी हमें तकलीफ थी। उसके बाद हम यमुनानगर से दिल्ली शिफ्ट हुए, तब भी मैंने बहुत हार्डशिप देखी। दुबई, दिल्ली से जब दुबई गए, दुबई में बहुत काम किया, फिर दुबई में बीच में एक बार बैड फेज भी आया। तो बैड फेज तो लाइफ में बहुत आया जी, बट एक ही भगवान में विश्वास था कि कभी रुकना नहीं है, करते रहे, और जितना ज़्यादा बैड फेस आया, उसको जितना ग्रेसफुली हमने फेस किया, उतना ज़्यादा बड़ा कम बैक किया जिसने। तो अगर हम शायद डर के बैठ जाते या समय की वेट करते, तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते। तो इसका मतलब है कि अगर कभी बैड फेज या गलत फेज या सभी डाउन होते हैं कहीं ना कहीं, और हमेशा अंधेरे के बाद, रात के बाद सवेरा होता है, तो उनको उम्मीद करनी चाहिए कि सवेरा होगा, लेकिन उनको प्रयास करते रहना चाहिए। जी, सवेरा जरूर होगा, बट सवेरे की उम्मीद में हमें अपनी मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि एफर्ट्स के साथ ही आदमी को सक्सेस मिलती है। तो कई बार जो आजकल यूथ को आप छोड़ दें, आप इतने सालों के इसके बाद जो आपने लगातार अलग अलग स्थानों पे अपने कीर्तिमान स्थापित किए, बहुत लोगों को आपने देखा होगा जिनमें टैलेंट भी है, लेकिन समहाउ वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या गलतियां कर जाते हैं? नहीं, वो गलती नहीं होती जी, मैं सबको मानता हूँ जी। वो थोड़ा सा आजकल हम लोग थैंकलेस हो गए। हमें बहुत थैंकफुल रहना चाहिए। आप नोट करें, हम कहीं भी 4, 5, 10 लोग बैठेंगे तो क्रिटिक्स ज़्यादा डिस्कस करते हैं, कमी निकालने की कोशिश करते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा, नेगेटिविटी। हम ये नहीं समझते कि जब हम उंगली वहाँ कर रहे हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी तो हो रही है। तो अगर आप उसकी रेशियो देखें तो 3 उंगली जो है एज अ बिगर स्ट्रेंथ देन 1 फिंगर। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ज़्यादा, मैं सबको बोलता हूँ जी, आप शुक्राना करो। आप जितना शुक्राना करोगे जिंदगी में, उतना आप ग्रो करोगे। बिल्कुल सही कहा। और जितना आप क्रिटिक्स करोगे, आप उतना लाइफ में पीछे जाओगे। मुझे भी लगता है कि जब आप बहुत नेगेटिविटी के चारों तरफ रहते हैं, तो समहाउ नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके साथ होने जुड़ जाता है। मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, एक पुरानी इंग्लिश की saying थी जी। हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। मैं संजय जी आपको एक बात बताऊंगा, मेरा बड़ा बेटा 25 साल का है, उसने सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन करके ओपी जिंदल से लॉ किया। जब वो दुबई आया तो मेरा बिजनेस ज्वाइन कर सकता था। आई वुड हैव गिवन हिम अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एक अच्छा ऑफिस बना देते, एक सेक्रेटरी लगा देते, मेरा भी काम संभालता, मुझे भी सहूलियत होती, बट ऐसा नहीं किया। उसने खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी ढूंढी और आज वो दुबई में जॉब कर रहा है। और मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा कि वो अभी 2, 3, 4 साल जॉब करे, क्योंकि जब तक वो जॉब नहीं करेगा, एक जो 3D साइकोलॉजी होती है, जो हमारी डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, डिटर्मिनेशन है, वो नहीं आएगी उसके अंदर। एक और जो यूथ्स के सामने बहुत बड़ी समस्या है, जो कई बार मैं बात करता हूँ, तो फियर ऑफ फेल्योर है। हमेशा वो डरते हैं कुछ भी करने से पहले, और वो डर इस हद तक उनके ऊपर हावी हो जाता है कि वो प्रारंभ ही नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो फियर ऑफ फेल्योर है उसके काबू किया जाए? संजय, एक हम जब क्रिकेट खेलते थे, कहावत होती थी कि बहादुर का साथ देता है भाग्य, भाग्य भी उसी का साथ देता है जो बहादुर होता है। डरपोक का कभी किसी ने साथ नहीं दिया।
आप कभी भी रेस कोर्स में जाएंगे तो कौन से घोड़े पे पैसा लगता है? जब आपको पता हो कि घोड़ा हारने वाला, आप कभी उस पर पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये तो आपको तो बहादुर बनना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सबकॉन्शियस माइंड से आपको अपना फेयर फैक्टर निकालना पड़ेगा। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एक्शन होगा, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होगा जी, और वैसे ही आपकी परिस्थितियां बनेंगी, जैसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे आपको वैसे सक्सेस मिलेगी। दूसरा, जैसे मैनेजमेंट में आइस ब्रेकिंग सेशन होता है कि लोगों को लगता है कि शुरुआत है ना, वो करना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, लेकिन वो जो बिगिनिंग है वो नहीं हो पाता। कैसे आप मोटिवेट करेंगे यूथ्स को कि वो शुरुआत करें? अगर उन्होंने कुछ सोच रखा है तो वो बस शुरू करें। देखिए जी, आज हम शाहरुख खान की नेटवर्क देखते हैं कि वो 10,000 करोड़ पे का आदमी हो गया। आपको याद होगा जिस दिन शाहरुख खान दिल्ली से गया था तो उसके पास वहाँ रहने की जगह भी नहीं थी, बट उसने सोचा था कि मुझे एक्टर ही बनना है। तो यूथ को आज यही है कि जी उनको पैसे नहीं देखना चाहिए कि आज हमें नौकरी मिल रही है, इतने की नहीं मिल रही, मेरे दोस्त को इतने की मिल गई है। नहीं, उनको जो मिल रहा है वो करें, कुछ ना कुछ करते रहें। जब तक कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, वो कामयाब नहीं होंगे। अगर कोई मान लीजिए प्रयास किया, फेल हो गया, नहीं हो पाया, डिप्रेशन में है, दुखी है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना है, तो कोई एक क्वेश्चन जो उसको खुद अपने आप से पूछना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत अच्छा आपने Can बताया I do कि- it? Yes, Only one line. Can I do it? Yes. अगर मैं ये नहीं कर सकता और उसको लगता है कि ये आप कर रहे हैं, हाँ, तो आप कैसे कर सकते हैं अगर मैं नहीं कर सकता? तो ये एग्जांपल्स भी हैं कि अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? तो अगर वो कर सकता है तो कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं बनी जो हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही सिर्फ है। हमारा बिलीफ सिस्टम है। भगवान ने आप सबको, सभी को बुद्धि दी है, सबको दिमाग दिया है। और एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा श्लोक है कि मैं समझता हूँ कि यूथ्स के लिए मैं कई बार जो बोलता हूँ तो बताता भी हूँ कि ओम मंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योज का स्तत्र दुर्लभ। कि कोई भी रूट जो है, जैसे आप जड़ लेते हैं तो सब में कोई मेडिसिनल वैल्यू, बिल्कुल ठीक बात, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक ऐसी चीज है, और कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसमें कोई योग्यता नहीं है। अलग अलग योग्यता हो सकती है, बस इसका जो मैनेजमेंट है वो सबसे डिफिकल्ट काम है। तो ये मैनेजमेंट पार्ट जो है, आपसे बेहतर कौन बोल सकता है? ये कैसे उनको ये बताया जाए कि आप में वो योग्यता है, सही योग्यता है, लेकिन आपको उसको प्रॉपर चैनलाइज करना। तो संजय जी, इसको हम लोग बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। जी आज का जो यूथ है, दे आर लैकिंग बिहाइंड द क्राइसिस मैनेजमेंट। जी, क्राइसिस में जैसे आपने बोला, वो जल्दी घबरा जाते हैं या गिव अप कर देते गिव अप हैं। कर देते हैं। उसके कई रीजंस हैं जी, इसलिए भी गिव अप कर देते हैं क्योंकि आजकल पेरेंट्स ने ना जी, हम भी पेरेंट्स हैं, हम ओवर प्रोटेक्टिव हो गए। आपको ध्यान होगा जब हमारे फादर मदर साहब थे, हम खेलते थे, या आप भी जब सिविल सर्विसेज के गए होंगे, आप कहाँ दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। आज पेरेंट्स के पास मोबाइल है, बच्चों के पास मोबाइल है, 24 घंटे टच बेस रहते हैं। आजकल हमने भी अपने बच्चों को क्रेडिट कार्ड दे रखे हैं, डेबिट कार्ड दे रखे हैं, पहले कहाँ था जी? उसके कारण हमने अपने बच्चों की, आप मानिए, स्ट्रेंथ को थोड़ा और कम भी किया है उससे, क्योंकि हम इतना प्रोटेक्टिव होने के बाद हम उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ रहे। थोड़ा सा बच्चों को आजकल खुद से डिसाइड करने देना चाहिए। मैं सब पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि थोड़ा सा बच्चों को समझना चाहिए, हर बच्चे के अंदर एक यूनिक स्ट्रेंथ है, वो यूनिकनेस पहचान, वो यूनिकनेस जो पेरेंट्स पहचानते हैं जी। हम लोग क्या करते हैं, हम अपना सपना अपने बच्चे पे थोपते हैं कि नहीं तुम इंजीनियर बनो, आप सिविल सर्वेंट रहे हैं जी, आपके तो बाय गॉड्स ग्रेस बेटी भी सिविल सर्वेंट है जी। बट जनरली क्या होता है जी, इंजीनियर ज़्यादा, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनके बच्चे हॉस्पिटल बने। आई वुड बी सॉरी टू से, नॉट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड्स विश, बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स विश। फादर ने चाहा कि बेटा अगर तू डॉक्टर नहीं बनेगा तो हॉस्पिटल कौन चलाएगा, हॉस्पिटल संभालेगा कौन? तो यहाँ थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। पहले तो पेरेंट्स को थॉट प्रोसेस, बच्चे को बच्चा छोड़े, उसको जो करना है करने दें, और वो बच्चा ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होगा जिसके अंदर कुछ करने की चाह है। ये आपने सही कहा। और लेकिन मुझे ये बताइए कि कई बार मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कहना कि बच्चे जो हैं उनको डिसाइड करने दीजिए, लेकिन जब वो बच्चे 19, 20, 21, 20s में रहते हैं तो कई बार वो समझ नहीं पाते कि उनमें उनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, और जो सही लाइन में आगे बढ़े वो नहीं हो पाता। तो क्या तो संजय जी, काम है गाइड करना? हमें भी अपनी योग्यता कहाँ पता थी? हम तो क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते थे, मुझे कई बार टांग के लगे हैं। तो पिताजी ने कभी, पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया? नहीं, बहुत डांटा उन्होंने। आपको याद होगा हमारे टाइम में खेलने पे डांट पड़ती थी, पढ़ाई का बहुत ज्यादा। आजकल उल्टा हिसाब है। आजकल बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि खेलो, अंदर मत बैठा करो,
और आप मानेंगे संजय जी, मेरे को कम से कम जब मैं क्रिकेट खेलता था 8 से 10 बारी मेरे माथे पे और यहाँ चिन पे टांके लगे। मैं एक मैच मुझे याद है कि मेरा पूरा चिन पे स्टिचेस थे और मैं फिर भी बैटिंग कर रहा था। और तब हमारे पास वो ग्रिल वाली हेलमेट नहीं होती थी। तो जैसे आज आपने बोला कि बच्चों को नहीं पता होता क्या करना, हमें भी नहीं पता था। हम खेलते जा रहे थे, चोट खा रहे थे, खेलते जा रहे थे, लेकिन वो जो मैं खेला और मैंने चोट खाई वो मुझे कहीं और मदद मिली। उसके कहीं ना कहीं आपको, अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं वहाँ आपको हेल्प मिलता है। आपने अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करी। आपने कई सारे व्यवसाय अलग अलग प्रकृति के हैं, जो स्वरूप के हैं, उसमें आप जुड़े हुए हैं। बहुत ऐसे समय आए होंगे जब क्राइसिस हुआ होगा। बहुत। तो क्या क्राइसिस मैनेजमेंट अपने आप में एक क्वालिटी है जो लीडर्स में होनी चाहिए, और इसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल? तो संजय जी, सबसे पहले एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या एक इंसान, अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे ज़रूरी है पेशेंस और क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट में सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है आपकी पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं होते, आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक में आप क्राइसिस सिचुएशन को और ख़राब कर बैठते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। तो जब भी आपकी क्राइसिस हो, किसी भी तरह की क्राइसिस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो ऑन रोड रेजेस बहुत होते हैं, आपने देखा, सबसे पहले अपने आप को समझाना है, दूसरे को नहीं। आप जिस दिन अपने आप को समझाने लग जाएंगे तो उस दिन से आपकी क्राइसिस जो है वो कम होती जाएगी। हमारे में गलती क्या है? हर इंसान एक गलती करता है जी। जब भी क्राइसिस होते हैं, एक पुरानी कहावत है कि सक्सेस मेरी है, फेलियर आपका है। तो हम क्राइसिस में भी दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपने आप को ब्लेम नहीं करते। मैं सबको बोलना चाहूँगा, जब भी क्राइसिस आए ब्लेम अपने ऊपर लो, और जब भी सक्सेस आए तो सबका क्रेडिट अपनी टीम को दो। क्या बात आपने कही है, जो मैं समझता हूँ कि यूथ्स के लिए, जो आज देख रहे हैं व्यूअर्स, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई फेल्योर हो, लीडर वही है जो फेल्योर अपने ऊपर लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये मैंने अपने पुलिस की नौकरी में भी देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन में देखा है कि उस लीडर के प्रति जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसकी श्रद्धा, उसकी लॉयल्टी होती है, जो ओन अप करता है, हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो विवेक जी आप में है, और कहीं ना कहीं आपने प्रूव भी हर जगह किया है। जब तक हम ओनर्स अपने ऊपर नहीं लेंगे, तब तक हम कभी भी ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो कभी कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं जब ऐसा कुछ हुआ हो? उसके लिए किस दिन लंबी चर्चा करेंगे। बहुत एग्जांपल है। कभी भी कोई भी चीज़ इजी नहीं मिलती। आपने भी बहुत स्ट्रगल देखी है। कोई भी चीज़ इजी नहीं मिलती, बट डिफिकल्ट सिचुएशन को इजी बनाना आपके अपने थॉट प्रोसेस का। तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो ये क्या माइंडसेट की वजह से ज़्यादा होता है या सिस्टम की वजह से ज़्यादा होता है? इंडिविजुअल्स का जो ओवरऑल जो उनके कार्य करने की क्षमता या जो अप्रोच है उस वजह से होता है? संजय जी, जब भगवान ने ह्यूमन की एक बॉडी बनाई, सबसे ऊपर क्या दिया जी? सबसे ऊपर सिर दिया। सिर से हम क्या करते हैं? सोचते हैं। सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस है वो बहुत। जिस दिन हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, उस दिन हम सब कुछ अपने आप को भी बदल सकते हैं। थॉट प्रोसेस आदमी जैसा सोचता है जी, वैसे उसके एक्शंस होते हैं, और एक्शन से वो अपने आप को ड्राइव करता है। मैं सबको बोलता हूँ इंग्लिश में कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व। इंसान को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। हर आदमी धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, हर आदमी शाहरुख खान नहीं बन सकता, बट शाहरुख खान को बनाने के लिए जो पीछे इतनी बड़ी टीम लगती है, वो कभी पर्दे पे नहीं आती, बट उसका बहुत बड़ा एक रोल है। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं विवेक बख्शी ऐसे बन गया। हमारे पीछे भी बहुत लोगों ने मदद करी है। तो ये टीम सिलेक्शन जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। स्पॉटिंग टैलेंट अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण। तो अच्छी सोच रखे इंसान, अच्छा बोले, अच्छा खाए, तो उससे आदमी की लाइफ हमेशा चेंज होती है। तो आपका कोई गोल्डन रूल है जो आप कैसे अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए? मेरा सबसे पहला गोल्डन रूल ये है संजय जी, मैं एक तो सोता बहुत कम हूँ। अच्छा। घर पे कम रहता हूँ, और जितना बाहर रहता हूँ मैं उतना कामयाब होता हूँ अपने आप से सोचता हूँ। तो मैं सब यूथ को कहूँगा कि जितना जल्दी बेड को छोड़ सके सुबह उठ के। आपने देखा होगा आजकल जब यूथ उठता है सबसे पहले क्या काम करते हैं? हम उठ के सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ढूंढते थे ताकि उनका आशीर्वाद ले ले। आजकल यूथ फोन पे पहले चेक करता है क्या मैसेज आया है, इंस्टाग्राम चेक करेगा, फेसबुक चेक करेगा और व्हाट्सएप चेक करेगा। एंड बिफोर दे लीव देयर बेड, आई एम सरप्राइज्ड, इवन माय किड्स आल्सो, वो आधा पौना घंटा, इनफैक्ट एक घंटा पहले चैटिंग करते हैं,
या अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ एक्चुअली इफ यू सी, बट फॉर देम इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि पहले सबसे पहले अपना बिस्तर छोड़ें, अपना कमरा छोड़ें। बिस्तर पे तो आपको ऐसे लेटना है, लेटता कब है इंसान? तो इसलिए अगर आपको कुछ बनना है तो खड़ा होना पड़ेगा। पहचान खड़े होने वाले की होती है, लेटे या बैठे वाले की इंसान की पहचान नहीं। चरैवेती चलते रहो। तो जितना चलोगे भागोगे उतना कामयाब होगे। तो कामयाबी के लिए ये मंत्र विवेक जी का है। और ऐसा नहीं है संजय जी कि आप डेली कुछ ना कुछ कमा के लाओगे या डेली कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगी। कामयाब होने के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट भी करानी पड़ती है। इंसल्ट का मतलब ये नहीं कि आपको गाली सुननी है। आप जब बिजनेस करने जाते हैं, कई बार किसी को मिलने, कोई अधिकारी है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई बिजनेसमैन है, आपको 2-2 घंटे वेट करनी पड़ती है उनकी। दैट इज ऑल्सो आप एम्बेरसमेंट सिचुएशंस है, यू हैव टू फेस लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट सिचुएशंस इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्टॉप। उससे घबराना नहीं, उससे घबराना। हाँ, ये एक मैंने देखा है खास करके बहुत सारे यूथ्स में जो बड़े पैम्पर्ड बच्चे हो जाते हैं, वो 5 मिनट भी अगर कहीं वेट करना पड़ा तो फिर वो भाग जाते हैं, वहाँ से पैनिक कर जाते हैं। और जबकि आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि परसिस्टेंस होना चाहिए, लगे रहो, वो एक जॉब का पार्ट मानना चाहिए उसको। दूसरा क्या है संजय जी, आजकल बच्चे जब कोई काम करते हैं ना, तो उस काम को काम की तरह करते हैं, एंजॉय नहीं करते। उनको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ये मैं अगर नहीं करूँगा तो पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा। जब तक हम इस सोच से अपने आप को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं होगी लाइफ। तो विवेक, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया जी। आप सोशल मीडिया आप जानते हैं कि अब जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। उसके बिना शायद, और जन जी के बारे में आपने नेपाल में देखा ही कि 3-4 दिनों के लिए केवल वो नेटवर्क गया तो फिर देश की सत्ता ही बदल गई। तो ऐसी स्थिति में जब यूथ बिल्कुल ही सोशल मीडिया से ऐसा जुड़ा हुआ है, एडिक्ट हो चुका है, आप सोशल मीडिया को किस रूप में देखते हैं? देखिए संजय, सोशल मीडिया कैन मेक यू एंड कैन ब्रेक यू ऑल्सो। वो आपको बना भी सकती है और आपको तोड़ भी सकती है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, दैट्स द सुपर पावर, आई टेल यू। मैं जो विजुलाइज करता हूँ जी, मुझे लगता है आज से 30, 40, 50 साल के बाद पूरे वर्ल्ड में जो वोटिंग पैटर्न भी है वो भी मोबाइल से हुआ करे। आज कितना पैसा खराब होता है जब हम वोट करने जाते हैं। बुजुर्ग आदमी बेचारा, गाड़ियाँ, पेट्रोल यूज़ होता है, पूरा सिस्टम, पूरी कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड। आने वाले टाइम में आप देखना, मेरे को ऐसा लगता है जितने भी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो लोग ऐप के थ्रू वोटिंग कराएंगे, जिससे आपके रेटिना, बायोमेट्रिक से आप ऐप पे जाके अपनी वोट कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया इज अ सुपर पावर, इट्स द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड नाउ। उससे आप अपना माइंड डिफाइन करते हो कि हमें किस तरफ जाना है। आज बच्चे घर बैठ के, आपको याद होगा पहले इलेक्शन होते थे तो ऑटो में वो 3 व्हीलर पे बैठ के आदमी बोलता था। आज वो सब खत्म हो गया। पोस्टर लगाया करते थे, हमने भी लगाए हैं। अब कुछ नहीं है जी, अब सब सोशल मीडिया। बट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। उससे नेगेटिव इफेक्ट ये है कि बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई। बच्चों का माइंड जो है वो सुबह उठते, आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड टेलीविजन, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। आप पिक्चर हॉल में कितनी पिक्चर देखने जाओगे या टीवी में आप क्या सीरियल देख लेंगे? बच्चे फ़ोन पे पूरा सोशल मीडिया पे देखते हैं आजकल। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। मैं सब यूथ को बोलूँगा कि सोशल मीडिया को अपने थॉट प्रोसेस, अपने गोल, अपने एम के लिए यूज़ करें, नॉलेज, इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए यूज़ करें, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें अप टू अ सर्टेन लिमिट। और यंग बच्चे स्पेशली फ्रॉम 14 to 20, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी उनके लिए फ़ोन यूज़ करना। लेकिन आजकल जो रील का समय आ गया है और कुछ ऐसे शोज आते हैं जैसे बिग बॉस, जहाँ पे आप जो होता है ना कि आप दूसरे के घर में देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि झगड़े कितने हो रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में जब चारों तरफ आपके पास ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बच्चों का डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बड़ा आसान है। ये एक बच्चे को ये डिसाइड करना है कि क्या उसको टीवी में देखना है या वो ये चाहता है कि लोग उसको टीवी में देखें। अगर आप मुझे पिछले 5 सीजन के बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट का नाम पूछेंगे तो मुझे शायद नाम नहीं पता। तो ये हमें डिसाइड करना है कि क्या हमें टीवी देखना है या हमें टीवी में दिखना है। अगर हमें टीवी में दिखना है एक दिन, तो हमें ये टीवी नहीं देखना। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा मंत्र विवेक जी ने आपको दे दिया कि अगर आपको टीवी में देखना है तो आप टीवी देखना बंद करो। कम से कम ऐसे प्रोग्राम मत देखो जो आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देता हो। एक बात। दूसरी बात, जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन ही नहीं कर रहा, जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रहा,
जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, उस टीवी को मैं देख के क्या करूँगा जी? मैं तो अपना समय खराब कर रहा हूँ ज़िंदगी का। और ज़िंदगी का समय भगवान ने एक टाइम आता है जी इंसान का, जो वो अपने पीक पे होता है, अपनी एनर्जी लेवल से, अपनी थॉट प्रोसेस से, अपनी डेयरिंग से। अगर आप वो मिस कर जाते हो तो वो दोबारा हिम्मत नहीं रहती आपकी। तो फिर यूथ के लिए आप क्या बताना चाहते हो? क्योंकि सोशल मीडिया चारों तरफ से जैसे बमबारी होती है वैसा हो रहा है, बहुत ही इजी, जो कंफर्ट जोन में वो बैठे हुए हैं, ऐसे रील्स आ रहे हैं जो उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल ही कैप्टिवेट करके रखा होता है। तो बच्चों का जो उस समय मानसिक स्तर भी होता है वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो समझ सके आगे के लिए। तो ठीक है, कहना तो बहुत आसान होगा उनको कि ये सब ना देखें, लेकिन क्या इसमें पेरेंट का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का या आसपास के लोगों का, उनका क्या रोल हो सकता है? कलेक्टिव रोल्स होते हैं जी। देखिए, आज आपने मुझे बात बोला कि जब यमुनानगर से मैं निकला था तो क्या कभी सोचा था हम दुबई पहुंच जाएंगे? हमने दिल्ली आने के लिए भी नहीं कभी सोचा था, लेकिन हमें ये था कि हमें कुछ करना है अपने आप। आज हम यहाँ बैठ के एक चर्चा कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। कभी आपने भी नहीं सोचा होगा हम पॉडकास्ट करेंगे, कभी हमने भी नहीं सोचा। तो अगर हमने नहीं सोचा था, बट बैक ऑफ द माइंड हमारे कुछ था कि हमें कुछ करना है। आज आपने आई थिंक 35 साल नौकरी करी है, उसके बाद आप आज भी एक्टिव हैं। अगर आप चाहें, आपकी बेटी, दामाद, बेटे सब करते हैं, यू कैन लिव अ गुड रिटायर्ड लाइफ। तो ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। अब हम यूथ की अगर बात करते हैं तो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, थोड़ी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़े उनके स्कूल्स के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं अभी भी बोलता हूँ 75% जो रोल है वो इंसान की खुद की सोच का है। आज बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। अगर हमने 15-16 साल में घर छोड़ दिया था तो आजकल का बच्चा 12-13 साल में, अभी एक नया लड़का क्रिकेटर बने जी, वैभव सूर्यवंशी, 14 साल की उसकी उम्र है। कल उसने 177 रन बनाया। द वे ही प्लेज, जब उसने अपने आईपीएल की ओपनिंग बॉल खेली थी उस पर 6 मारा था, और वो भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर को। तो वो भी तो बच्चा है जी। हर आदमी वैभव नहीं बन पाएगा, बट अगर वैभव बनने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो बनोगे। जैसे आपने वैभव का एग्जाम्पल दिया, तो वैभव का सामने तो जो उसने 177 बनाया वो दिखता है, उसके पीछे जो उसकी मेहनत है, हो सकता है वो सवेरे 3 बजे 4 बजे उठ के घंटों प्रैक्टिस कर रहा हो, मैदान में पसीने बहा रहा हो। आप भी इस स्तर तक आए तो आपकी सफलताएं तो दिख जाती है लोगों को, आपकी गाड़ी दिख जाती है, आपके घर दिख जाते होंगे, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो शायद नहीं दिखती। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक सोशल मीडिया पे बात करी थी, शायद मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रील भी बनी हुई है, कि आज की डेट में आप किसी और के सर्कमस्टांसेस को देख के मत अपना डिसाइड करो। आदमी को किसी की सक्सेस दिखती है, बट उसके पीछे की हार्डशिप नहीं दिखती, फेलियर्स नहीं दिखते। एंड आप वो इंसान अपने हार्डशिप और फेलियर से कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ता है वो नहीं समझ आता। आज का यूथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस बात पे कि यार वो आदमी कामयाब हो गया, मैं नहीं हो पाया। सो आप पहले तो ये पीयर प्रेशर लेना बंद करें, जितना भी यूथ है। पेरेंट्स भी थोड़ा इजी गो करें, और हर जो भी वो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। जितना वो एंजॉय करेंगे लाइफ में, उतना वो ग्रो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो चूँकि बच्चों के बीच जो हमारे राष्ट्रपति थे कलाम साहब, अब्दुल कलाम साहब, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी थे, और वो हमेशा कहते थे कि यू शुड हैव बिग ड्रीम्स, आप बड़े सपने देखा करो। कई बार होता है कि आप सपने देखने के लिए सोने चले जाते हो, तो सपने देखना है लेकिन सोना नहीं है। तो आप बच्चों को इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? सपने देखना चाहिए? नहीं, सपने जो आदमी सोते हुए देखते हैं जी, वो कभी पूरे नहीं होते। सपना वो पूरा होता है जो आप जाग के देखते हो। तो सपने जरूर बड़े होने चाहिए, उसके साथ सोच अच्छी होनी चाहिए। और सपना वो देखो जब आप जाग रहे हो, जब अपने सेंसेस में। सोते हुए सपना तो आप सुबह उठ के भूल जाते हो। तो सपने देखो लेकिन जाग के देखो। सोए हुए सपने ऐसे भी आप जगते हो तो याद भी नहीं रहते, तो ऐसे सपने मत देखा करो। अब आप चूंकि स्पोर्ट्स फील्ड में आप काफ़ी समय रहे, अभी भी आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि जो फुटबॉल के ग्राउंड में रेफरी होता है, वो अगर कोई प्लेयर कभी कोई गलती कर जाता है या लंगड़ी मार देता है तो वो उसको रेड कार्ड दिखा देता है या येलो कार्ड दिखाता है। आप अगर अपने आप को रेफरी मानते हैं और अभी तक जो आपने गेम खेला है उसमें वो कौन से रेड कार्ड या येलो कार्ड आपको दिखता है? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया संजय जी आपने। मेरी जिंदगी में रेड कार्ड नहीं है ना। मैं कि मेरी जिंदगी में अगर कोई रेड कार्ड है तो वो मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। मैं अपने आप को रेड कार्ड दिखाता हूँ अपनी लाइन चेंज करने के लिए। देखिए, हम भी इंसान हैं, गलती हम भी करते हैं, बट वो गलती को रियलाइज करना और मानना कि ये गलती मेरे से हुई है, तो वो रेड कार्ड मेरे लिए है, मेरी लाइफ में, और किसी के लिए नहीं। मैं
देखिए मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बट मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो माफ़ी मांगने में देर नहीं लगाता। क्योंकि अगर किसी से माफ़ी मांग के उसका दिल खुश होता है तो क्या अपना क्या जा रहा है, तो शब्द ही तो है। हम आज की डेट में कहाँ इंसान मार खा रहा है जी, ईगो। आज की डेट में जो ये रेड कार्ड दिखाने वाली बात है, चलिए स्पोर्ट्स के ग्राउंड में तो थोड़े रूल्स होते हैं, लाइफ में भी वो रूल होने चाहिए। सबसे पहला लाइफ का रूल ये होना चाहिए कि आदमी की जो नाक सिर पे है ना जी, वो नाक सिर पे नहीं नीचे होनी चाहिए। आज इंसान की नाक सिर पे है, उसके कारण वो ईगो के कारण अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में अकड़ में रहता है, जिसके कारण वो अपना नुकसान पैसे का भी करता है और रिश्ते का भी करता है। तो सबसे पहले मेरे को यूथ को एक मैसेज देना है कि अपनी ईगो को सबसाइड करें, शर्म नहीं करें बिल्कुल, चाहे वो माफ़ी मांगनी हो चाहे मेहनत करनी हो। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना आप कामयाब होंगे। अच्छा विवेक जी, अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे, चूँकि आप अभी दुबई में ज़्यादा समय रह रहे हैं और आपका व्यवसाय भी दुबई में भी है, अभी अचानक मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया में दुबई की होड़ मची हुई है। जिसको देखो दुबई की ओर दौड़ रहा है, जो सफल बिजनेसमैन है वो दौड़ रहा है, सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, कई फुटबॉलर वो सब जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मित्तल का मैंने सुना है हाँ जी, कि वो भी अब दुबई सेटल हो रहे हैं। तो आप जब दुबई को आपने बहुत पहले आपने भांप लिया था कि दुबई जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल के इस लेवल पे जाना है। मैं तो 1983-84 में मैं दुबई गया था, तो समाओ मैं दुबई को उस ढंग से पढ़ नहीं पाया, नहीं तो मैं भी पुलिस में आने की जगह मैं दुबई उसी समय रुक गया होता। अभी तो भी आ सकते हैं। ये जो आप में क्वालिटी है कि आप पहले से समझ जाते हैं कि कौन सा शहर है, कौन सा एरिया है, कौन सा बिजनेस है जो आगे तरक्की करने वाला है। ये सब टाइमिंग की बात है जी। देखिए अब हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो दुबई 5 पे आता है। अच्छा जी, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसको नहीं आप गिने, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 7 किंगडम्स हैं, वो 7 में दुबई ही क्यों ज़्यादा ग्रो किया? दुबई क्यों ग्रो कर रहा है? दुबई 5 पे आता है, पहली बात। दूसरा, दुबई सिक्योरिटी के मामले में, सोशल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी के मामले में देयर इज़ नो कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि दुबई में कोई, और दूसरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल इसीलिए अच्छा है क्योंकि सिक्योरिटी अच्छी है। आज इंडिया में कहीं ना कहीं या किसी और कंट्री में रात के टाइम पे हमारे घर की लड़की का लड़का भी बाहर होता है तो थोड़ा सा फेयर रहता है। हमारे पॉपुलेशन का भी फ़र्क है, फिर वहाँ बहुत ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट है, तो उसके कारण लोगों को फेयर फैक्टर भी है। अगर आप गलती करते हैं तो तत्काल कार्रवाई तत्काल कार्रवाई होती है। और थोड़ा सा लोगों ने एक मिथ भी बनाया हुआ है कि दुबई इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इस्लामिक लॉ है। इस्लामिक लॉ जो है वो उनके लोगों के लिए, आपके लिए इस्लामिक लॉ है, बट आपके लिए इंटरनेशनल लॉ भी है। आप अपना काम करें, रूल ब्रेक नहीं करें, आपको वो ब्रेक नहीं करेंगे। बहुत सिंपल। विवेक जी, इसमें मैं दर्शकों को एक अपना छोटा सा एग्जाम्पल भी बताना चाहूँगा कि मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में था, तो एक कई बार हम लोगों का नेटवर्क होता है जो खबरें मिल जाती हैं। तो कोई साओ पोलो ब्राज़ील से आ रहा था और वो सच था, लगा कि शायद उसके पास ड्रग हो सकता है, तो मुझे साओ पोलो एयरपोर्ट से खबर मिली थी। तो मैंने दुबई पुलिस में किसी अधिकारी को मैंने अलर्ट कर दिया, चूँकि वो दिल्ली आने वाला था लेकिन मैंने दुबई होते हुए आने वाला था। तो उसके बाद 2 दिनों बाद उसका मुझे मैसेज आया कि वी हैव डिसिप्लिन्ड हिम। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कानून को कहीं तोड़ेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी और ये बड़ा सुनिश्चित होगा। लेकिन अगर आप कानून नहीं पालन कर रहे हैं, कानून नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर स्वतंत्रता के साथ आप कुछ भी कर। एक्चुअली दुबई इज़ लाइक अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह है। लोग जैसे आप कॉर्पोरेट ऑफिस चलाते हैं जी, तो वो कंट्री के जो रूलर्स हैं वो उसको एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चला रहे हैं जी। वहाँ पर कोई, आप सड़क पे अगर आप घूम रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि 10 पुलिस वाले दिख रहे हैं। एक सिस्टम बना हुआ है जी। अगर आपने ओवर स्पीडिंग करी है तो फाइन आएगा, आपको पे करना ही करना है। अच्छा, हमारे यहाँ तो मुझे पता चला लोक अदालत लगती है, उसमें सब फाइन माफ़ हो जाते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं है। जो फाइन एक बार सिस्टम पे ऑन हो गया, ऑन एयर आ गया, तो वो यू हैव टू पे इट। देयर इज़ नो रूल कि आप उसको माफ़ करा लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो वही वाली बात है कि आप डिसिप्लिन में रहें। डिसिप्लिन में तो मेरे हिसाब से सबको रहना चाहिए, चाहे वो आपके घर हो, चाहे आपका शहर हो, चाहे आपका देश हो। कई बार लोग दुबई में कहते हैं कि चूँकि वहाँ पे टैक्सेस नहीं है तो इस वजह से भी सब जाना चाहते हैं। तो मेरी तो समझ भी नहीं आता कि अगर टैक्स नहीं लगी तो फिर सरकार काम कैसे करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है संजय जी, टैक्सेस नहीं है। टैक्सेस है वहाँ पे, इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई। कॉर्पोरेट टैक्स है 9%, जैसे हमारे यहाँ 30% टैक्स है इंडिविजुअल पे, वो नहीं है। लेकिन आप आज इंडिया में रहते हैं, आपका कोई ड्राइवर है या स्टाफ है, तो आपको उनको वीज़ा नहीं देना।
अकोमोडेशन नहीं देनी। तो वहाँ आपको जो भी स्टाफ लेके आना है, पहले तो आप जब खुद जाएंगे आपको वीज़ा लेना है, कंपनी बनानी है। यहाँ तो आप कंपनी अपने सीईओ के वकील को फ़ोन करते हो, आप 5 मिनट में कंपनी बना लेते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। वहाँ कंपनी बनाना इज़ अ कॉस्टली अफेयर कंपेरेटिव टू इंडिया। फिर आप जितना भी स्टाफ रखते हो, आपको उनको वीज़ा देना है, आपको उनको अकोमोडेशन देनी है, आपको उनको लॉजिंग वॉजिंग सब अरेंज करना है। सो देयर इज़ अ कॉस्ट टू दैट। और वो कॉस्ट को अगर आप कंपेरेटिव टू टैक्स करोगे तो इक्वली पड़ता है। तो चूँकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है दुबई का भी और दूसरे जगहों का भी, तो आज का यूथ अगर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आईटी तो है ही, लेकिन एआई हो गया, बाकी हो गया, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आपको लगता है कि दुबई में या दूसरे देशों में जिसका स्कोप है, तो वो शायद उनको अभी से उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दें? संजय जी, 2 लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो वर्ल्ड में हमेशा ही ठीक रही है। एक तो फाइनेंस, एक रियल एस्टेट। रियल एस्टेट और फाइनेंस दोनों, ये दोनों कभी भी आप नोट करना, आज से हम अगर 60 साल 50 साल पहले भी चले जाएं तो फाइनेंशियल मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट ने हमेशा काम किया और ग्रो किया। तीसरी जो आज की डेट में जो अपकमिंग फील्ड आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज़ अ फ्यूचर। अब आप एआई को अगर आप लिंक करोगे आईटी के साथ तो इट्स बेसिकली, अगर आप देखो उसी का ही पार्ट है, उसी से निकला हुआ है। इट्स लिंक टू दैट ओनली। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस and anything related to real estate, it's always have a bright future. वो पहले भी था और आगे भी रहेगा। आप एनआरआई भी हैं, आप दिल्ली के ओरिजिनली तो दिल्ली के ही दिल्ली हैं, लेकिन अभी आप दुबई में हो गए। तो जब आप दुबई से इंडिया को देखते हैं जी, तो कैसा देखते हैं? देखिए, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। प्लस हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, देश ने बहुत ग्रो किया। और आपको एक मज़ेदार बात यह है कि आज वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी प्रॉब्लम में हो, जब आप इंडिया का झंडा लेके बाहर निकलते हैं तो आदमी बोलते हैं ये इंडियन है और उसको सपोर्ट मिलती है उस कंट्री से। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मोदी जी के कारण पूरे वर्ल्ड में है। कहीं भी वॉर हो रहा है, कहीं भी झगड़ा हो रहा है, कहीं भी क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं, आपने तो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज खुद बहुत हैंडल किए होंगे। वो जब इंडियन फ्लैग अपने कंधे पे लेके चलता है तो उसको वहाँ की कंट्री प्रोटेक्शन देती है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी। ये मैंने भी महसूस किया विवेक जी। मैं तो मर्चेंट नेवी में था आईपीएस में आने से पहले जी, और मैं लगभग यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में गया। उस समय ये हालत थी कि ऑस्ट्रेलिया में मुझे अभी भी याद है कि जब मैं एक छोटी सी जगह थी फ्रीमैंटल, वहाँ एक किसी जगह पे गया था, तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। जब मैंने इंडिया का, तो दे वर वेरी सरप्राइज। उनमें से एक दो ने कमेंट किया एज इट इन अफ्रीका, मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि वो एशिया में है कि अफ्रीका में है। और आज की डेट में मैं नहीं समझता हूँ कि विश्व में अब कोई ऐसी जगह होगी, कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो नहीं जानता होगा कि इंडिया कहाँ है। तो अहमियत तो इंडिया की बहुत बड़ी है। अभी थोड़े दिन पहले एक सोशल मीडिया पे एक रील बड़ी फेमस हुई थी जी। एक आदमी ड्राइव करके काबुल में एंटर कर रहा था, तो उसको अफगानिस्तान आर्मी ने रोक के, अभी अफगानिस्तान आपको पता है यूएस से फ्री हुआ है, तो उसको बोला अपनी लैंग्वेज में किधर जा रहा, तो उसने बोला मैं उर्दू बोलता हूँ, मतलब हिंदी को लोग बाहर उर्दू समझते हैं। तो उसने बोला शो मी योर पासपोर्ट। तो उसने कहा ओके। उसने अपना पासपोर्ट जैसे निकाल के दिखाया तो उसने कहा विच पासपोर्ट इज दिस? बोला इंडियन। इंडियन बोला इंडियन पासपोर्ट? हिंदू। हिंदू बोला इंडियन। बोला ओके यू गो। उस इंसान ने ये भी चेक नहीं किया कि जो आदमी बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो इससे आप देखिए कि इंडियन की आज क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई है कि अगर उसने बोला कि मैं इंडियन हूँ तो उस बोलने पे ही, और पासपोर्ट अभी उसने खोल के देखा भी नहीं था, उसने उसको जाने दिया। मुझे भी किसी ने बताया कि शायद आजकल कई ऐसी कंट्रीज है जिसमें हमारे पड़ोसी देश वगैरह हैं, उनके क्रियाकलाप की वजह से उनको वीज़ा देने में भी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में हम लोग के देश का अगर सब जगह नाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसमें क्रेडिट तो देना ही चाहिए सरकार को। अब आप देखिए, अभी हमारे ऑनरेबल रशियन प्रेसिडेंट आए थे। इट्स अ इनक्रेडिबल थिंग द वे आवर पीएम हैज वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम। और अभी कल की शायद अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, ये बात बोलनी चाहिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैज वेटेड फॉर आवर्स टू मीट रशियन प्रेसिडेंट, और वो मिल नहीं पाए और ही लेफ्ट द प्लेस। वेयर एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ जाके उनको रिसीव करके प्रोटोकॉल तोड़ के सेम गाड़ी में बैठ के। और उसका भी एक आया है कि इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट भी किया है पुतिन जी से। पुतिन को उन्होंने कहा कि केवल इंडिया ही आप मत जाओ, दूसरी जगहों पे भी जाओ। तो ये दर्शाता है कि हमारा देश सही ट्रैक पे, सही डायरेक्शन में और सही नेतृत्व में। ये भी बहुत नेतृत्व, यहीं पे आपने लीडरशिप की बात हम लोगों ने इस पूरे पॉडकास्ट में शुरुआत की थी। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। और मैं आपको बताऊं जी, हम क्राइसिस लीडरशिप की जब हम कंपेयर कर रहे हैं, लोग अपने घर चलाने में तकलीफ में आते हैं,
लोग घर पे वाइफ से, बच्चों से, पेरेंट्स से, नौकर से आर्गुमेंट करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने पहले घर से शुरू करना चाहिए। तब आप, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने, इतना बड़ा देश संभालना आसान काम नहीं है जी, मैं आपको इतना बड़ा नाम करना, इट्स अ बिग थिंग। और लीडरशिप क्वालिटी, अप्रोच पॉजिटिव होना, बहुत पॉजिटिव अप्रोच होना और बहुत धीमे धीमे उसको ठीक करना। कई बार यूथ में आप देखोगे कि बहुत इम्पैशंस है, आपने भी कहा कि बहुत इम्पैशंस है, वो तत्काल सब कुछ चाहते हैं। तो उनको जो पैशंस हो, उनमें डिटर्मिनेशन हो, सहने की क्षमता हो, कहीं ना कहीं वो आगे इंतज़ार भी करें, तो इसके लिए आप उनको कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले थैंकफुल होना चाहिए, ये मेरा तेरा बंद करना चाहिए। सारा आजकल बच्चे लगे रहते हैं कि ये तेरा फ़ोन, मेरा गाड़ी, तेरे पापा, मेरे पापा, ये सब बंद करें। जितना ज़्यादा थैंकफुल हो। पानीपत एक शहर है हरियाणा में, आपको याद होगा। सो पानीपत के बस स्टैंड के पास एक हाली साहब की फ़कीर होते थे, हाली साहब, उनकी पीर है। तो उनका एक शेर लिखा हुआ है उनकी पीर पे, जो उन्होंने अपने आप को ड्रेस किया हुआ है। तो जब कोई इंसान उनके यहाँ पे आके खाना खाता था तो वो बोलते थे कि यार सब तू तेरा बोलते हैं, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि हाली खुदा का शुक्र कर। ही इज एड्रेसिंग हिमसेल्फ कि हाली खुदा का शुक्र कर, कुर्बान जा मेहमान पर, जो अपना खाना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। वाह वाह। तो हम सोचते हैं भाई तुम मेरा खा गए, तुम मेरा ले गए, ये था ही उसी का था, ऊपर वाले ने उसी के नाम पे लिखा था। तो यूथ को पहले ये समझना चाहिए, जो आपका है वो आपका है, जो उसका है वो उसका। सही बात है। थैंकफुल बने, ग्रेटफुल रहें, जिंदगी में पेशेंस रखें, एंड दे विल बी सक्सेसफुल। विवेक जी, आपने बहुत सारी बातें करी, यूथ्स की बात करी। आज खास करके इस पूरे पॉडकास्ट में हम लोगों ने एड्रेस यूथ को ही किया है, लेकिन साथ में आपने दुबई और कैसे बिजनेस में ग्रो करें। लेकिन इसके अलावा भी मैं जानना चाहूँगा कि यूथ्स को, एक तो आपने बिजनेस के बहुत सारे इनपुट्स दिए, आपने बहुत सारे टिप्स दिए, और उनको क्या करना चाहिए अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, क्या फिटनेस रेजिम क्या होना चाहिए? आप बिल्कुल ही फिट रहते हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी है और आप उनको क्या बताना चाहिए? मैं संजय जी, एज यू नो आई एम 50+, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट जरूर करूँ। और वर्कआउट मैं बहुत डिफरेंट वर्कआउट्स करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जिम जाता हूँ, अब मैंने जिम बहुत कम कर दिया। मैं योगा करता हूँ, कार्डियो करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आई हैव लर्न वन थिंग कि मेडिटेशन से आदमी बहुत कुछ सीखते हैं। एक हमारे बहुत बड़े प्लेयर भी रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है देश में, नवजोत सिंह सिद्धू जी। उनकी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो मेडिटेशन से था। और आप हैरान होंगे कि वो कोई भी शेर बोलते हैं तो वो पढ़ के नहीं बोलते, अच्छा, वो अपने आप से बनाते हैं। तो उन्होंने रीडिंग बहुत करी है, 2-2 घंटे मेडिटेशन करी है। सो मैं 5 दिन वो करता हूँ जी, 4 से 5 घंटे सोता हूँ सिर्फ, अपना कमरा और अपना घर जल्दी छोड़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ है नए लोगों से मिलना, और पढ़ने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, कभी था नहीं। अगर पढ़ने का शौक़ होता तो शायद हम पढ़ाई बहुत करते। और डिसिप्लिन में रहने का बहुत शौक़ है जी। आप डिसिप्लिन को कितना महत्व देते हैं? बहुत बड़ा महत्व है जी। लाइफ में जो इंसान डिसिप्लिन में नहीं रहता, लाइफ उसको डिसिप्लिन में नहीं रखती। आज हम एक बात सोचते हैं जी, हम अपना, पहले तो हम पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत खराब करते हैं, फिर उस सेहत को ठीक करने के लिए वही पैसा इस्तेमाल करते हैं। पैसा तो जो इंसान को मिलना है, जो मुकद्दर उसका बनना है, वो बनना ही है जी। अगर आप डिसिप्लिन से रहेंगे तो लाइफ भी आपको डिसिप्लिन से रखेगी। हर इंसान ने अपनी ओल्ड एज भी तो निकालनी है, और ओल्ड एज का कर्म इंसान को, वही जो आप जवानी में करते हैं वो ओल्ड एज में भुगतते हैं। सो वी हैव टू डिसाइड वन थिंग इन अवर लाइफ, कि वेदर वी वांट टू बी सक्सेसफुल ओनली इन मनी और बी सक्सेसफुल इन सोशल पीपल। सोशली अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पैसा इज नॉट एवरीथिंग इन द लाइफ। पैसा भी ज़रूरी है, पैसा भी नहीं, पैसा ही ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आपको अपना दिनचर्या, अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी हेल्थ, ये भी मेंटेन करना है। तो आपने कंप्लीट पर्सनालिटी की बात करी, और जो सक्सेस का जो डेफिनेशन है उसको आपने काफ़ी इनलार्ज भी कर दिया कि केवल पैसा पा लेना ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। आपका हेल्थ अगर आपका साथ नहीं दे रहा है, आप किसी सोशल सर्किल में आप नहीं रह रहे हैं, केवल अपने आप में एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसे किसी भी मायने में सफल नहीं माना। उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा, आप 100-500 करोड़ कमा लें और आप सोशली कुछ करते नहीं है, या आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता सोशली, तो उस पैसे का क्या करेंगे? आप अपने जनरेशन के लिए छोड़ के चले जाएंगे। आजकल मैं कई
मल्टी बिलियनर्स मिलियनर्स को देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपी और चैरिटेबल काम करते हैं जी। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते ये हैं? बहुत अच्छा काम है जी, मैं आपको बताऊँ। इट्स अ वेरी गुड नोबल कॉज जो आपने सोसाइटी से ली है, वो सोसाइटी को देना भी चाहिए जी। और ये हर यूथ को करना चाहिए। अब इसमें भी एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि यूथ है या कोई यंगस्टर है, वो बेचारा कमाता है, वो बोलता है कि यार वो तो बड़े लोग हैं, दे ऑलरेडी आर अ बिलियनियर और बिलियनियर्स दे कैन डू इट। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ नहीं तो एक आदमी का फीड करना शुरू करें, एक डॉग को फीड करना शुरू करें अपनी सैलरी से। आप सैलरीड हैं चाहे कम तक का है, उससे आपके सोच पता चलती है, आपके एक्शंस बनते हैं। जब भगवान आपके एक्शंस देखता है, आपकी सोच देखता है, तब आपको बड़ा चीज़ भी मिलती है। आपको बड़ा प्लेटफॉर्म तब मिलेगा जब आप छोटे प्लेटफॉर्म पे ग्रेसफुली काम करेंगे। आप ग्रेसफुली एक्ट नहीं करेंगे छोटे प्लेटफॉर्म पे, यू विल नेवर एवर गेट अ बिगर प्लेटफॉर्म। तो अब हमने जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं फिर से मैं आना चाहूँगा कि आज के यूथ के लिए, जैसे हमारे समय में केवल कुछ प्रोफेशंस थे या सरकारी नौकरी थी, आज के यूथ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो आप क्या उनको ये सलाह देंगे कि वो केवल नौकरी के चक्कर में ना पड़े, बल्कि नौकरी देना, केवल करने की नहीं बल्कि देने की बात करें? संजय भाई, उसमें क्या है, देखिए आज की डेट में स्टार्टअप्स का भी बहुत फैशन है। बहुत बच्चे स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, उसमें फेलियर भी हो रहा है, सक्सेस भी हो रहा है। सो डिपेंड करते हैं कि उस बच्चे की अपनी थॉट प्रोसेस कैसी है, उसकी डेयरिंग कितनी है, उसका दिनचर्या कैसा है। नौकरी करनी ज़रूरी है सबके लिए एक बार। मैं सबको कहूँगा कि 2 साल 3 साल 4 साल नौकरी जरूर करें। उससे आपको ये पता चलता है कि गुड बॉस और बैड बॉस क्या होता है, आपको अपने जूनियर से काम कैसे लेना है। क्योंकि जब आपको आपका बॉस अच्छे तरीके से या गलत तरीके से बिहेव करता है तो आपको उससे चीज़ें समझ आती हैं। तो जॉब ज़रूर करनी चाहिए, बट एंड ऑफ द डे मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आप जॉब भी करें, कुछ ऐसा काम जरूर करें जो आप सोशली सोसाइटी को दे सकें। वो बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कुछ भी करें, अगर आपको सोसाइटी की वजह से आप बने हैं तो सोसाइटी को वापस देने की क्षमता भी आपको और चाहिए। दूसरा संजय जी, मैंने पहले भी जैसे बोला था कि अपने रिलीजन से जरूर जुड़े रहे। मैं दुबई रहता हूँ या मैं कहीं भी ट्रेवल कर रहा होता हूँ, हम बींगा हिंदू, आपको पता है हम लोग गाय को गौ माता बोलते हैं। सो मैंने कहीं गौशालाज हैं इंडिया में, उनके साथ टाइप किया हुआ है। जयपुर में राजेश भाई हैं, मैं उनके नंबर आपको भी भेजूंगा, आप अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और भी गौशालाज हैं, दिल्ली में भी हैं। सो मैं हर महीने कुछ ना कुछ उनको पैसे भेजता रहता हूँ। उससे वो गौ की सेवा करके मुझे वीडियो बना के डेट के साथ मुझे भेजते हैं, ताकि मेरे भी दिमाग में ये ना आए कि भाई जो मेरा पैसा जा रहा है वो ठीक जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो अपने धर्म के साथ, अपने रिलीजन के साथ जरूर जुड़े रहें। जो हमारे पुराने बुजुर्ग सेवा करते थे वो जरूर करें, उससे भी बहुत आपके लाइफ में फ़र्क पड़ता है। तो हम लोगों ने काफ़ी बातें करी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स थे, उसको हम लोगों ने कवर किया। अब विवेक जी, आपसे मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा। आप भी हमेशा रैपिड फायर की बात करते रहते हैं, तो मैं रैपिड फायर तो इसे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं जानना चाहूँगा कि संक्षिप्त शब्दों में आप बताएं, आपके लिए one word you associate with success? Dedication. And similarly for failure? For failure is your thought process. मतलब आपके थॉट प्रोसेस ही डिसाइड करता है कि आप सफल होगे कि नहीं। आप फेलियर हैं तो आपका थॉट प्रोसेस आपको बदलना है, और सक्सेस चाहिए तो डेडिकेशन चाहिए। फॉर यू सक्सेस इज डेस्टिनेशन और द जर्नी? नो, इट्स अ जर्नी व्हिच हैज नो डेस्टिनेशन। No destination. Journey, you should enjoy your journey. Yes, you should enjoy your journey and it should not stop anywhere. जहाँ आदमी की जर्नी का डेस्टिनेशन आ जाता है, वहाँ उसकी ग्रोथ रुक जाती है। One word for or one quotation for some meaningful life or success life. Be happy. Moreover, keep people happy. आदमी ऐसा होना चाहिए जी, आदमी औरत के जो जहाँ से वो किसी को मिल के जाए तो उसके पीठ पे लोग बोले यार कि मुझे ऐसा बनना है, ये आदमी आया था। आपको अपनी छाप छोड़ के जानी है, और वो भी ऑन अ पॉजिटिव नोट। किसी एक पर्सनालिटी का नाम ले जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो। बहुत लोग हैं, एक या दो। नरेंद्र मोदी जी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हैं, जहाँ भी गए हैं पूरे वर्ल्ड में। मुझे एक नेपाल के एमपी मिले थे जी, आपको मैं एक बात बताता हूँ। दुबई में मेरे घर पे खाना खा रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे नेपाल में ये चर्चा, ये मैं 2019 या 20 की बात बता रहा हूँ, कि हमारे नेपाल में ये चर्चा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के जो हैं, अगर वो इंडिया में बैठ के नेपाल के पर्चा भरेंगे तो वो वहाँ बैठ के जीत जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब सोचो कि कितना पेनिट्रेट किया इन्होंने।
लोगों के माइंड में। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने नेपाल के लिए कुछ बहुत कुछ कर दिया या अमेरिका के लिए बहुत कुछ कर दिया। सो इनका जो ऑरा इतना पॉजिटिव है कि जिसको मिल के निकलते हैं जी। वो आदमी भी अपनी छाप छोड़ के। उनकी कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? मेहनत। वो इंसान इस उम्र में भी 4-5 घंटे सोते हैं। जैसे अगर आप उनकी आज से 20 साल पुराने का दिनचर्या देखें या ओवरऑल पर्सनैलिटी देखें, उनका डिसिप्लिन, उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनका खाना खाना, आप देखिए उन्होंने अपने आप को कितना डिसिप्लिन में रखा हुआ है। आज उनके जो चेहरे पे नूर है। तो आज आप देखिए कितने पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में जाते हैं, अब उनका ड्रेस सेंस, बोलने का तरीका, यू जस्ट कंपेयर इट विद आवर प्राइम मिनिस्टर। आपका सबसे पसंदीदा खाना? मैं नॉनवेज बहुत खाता था जी पहले बट मैंने अब कुछ साल से छोड़ दिया है। सो मैं अब घर की दाल चावल बहुत। दाल चावल, वाह क्या बात है। पसंद। अंत में सब दाल चावल पे ही सबसे अच्छा लगने लगता है। जो पसंदीदा कोई शहर बताएं, पूरा वर्ल्ड तो आप जा ही चुके होंगे, कौन सा शहर आपको सबसे अच्छा? दुबई और दिल्ली। दुबई और दिल्ली दोनों आपको? दोनों डी से शुरू होते हैं जी। और दोनों आपके घर हैं? जी। दोनों जगह और दोनों आई से है? खत्म होते हैं। दोनों जगह मेरे घर भी हैं। क्यों मेरे को ये इसलिए पसंद है जी, मेरे चाहने वाले यहाँ बहुत हैं। मैं दुबई मतलब दिल्ली आपके जो रहता हूँ। सोशल सर्किल बहुत है जो आपके दोस्त हैं, अपने संबंधी हैं, वो आपको अच्छा या खराब महसूस जी, कराते हैं? कोई ऐसी फिल्म जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करी हो? MS धोनी। धोनी साहब की जो पिक्चर है मैं बहुत बार देख चुका हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल पिक्चर है और मैं उनको बहुत बड़ा वर्ल्ड का बहुत बड़े प्लेयर में गिनता हूँ MS धोनी। अच्छा, छोटे शहर से उठ के आए, पहली बात। दूसरा, आपने कभी भी उस इंसान को पैनिक होते नहीं देखा हो, इसलिए उनको कैप्टन कूल बोलते थे। वो बहुत कूल रहते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत, बहुत बड़ी खासियत जो नॉर्मली नहीं पाया जाता। दूसरा एक वो जो DRS आया था जी, रिव्यू सिस्टम, उसको धोनी रिव्यू सिस्टम लोग बोलने लग गए थे। तो क्योंकि जब भी धोनी ने लिया है 80-85% से ज्यादा सक्सेस है जी, जब भी उसने मतलब क्रेडिबिलिटी उनकी उन्होंने अपनी बनाई थी। ये बहुत बड़ी। तो MS धोनी साहब की जो मूवी है और एक अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चर थी अग्निपथ। आई कैन सी दिस मूवीज। कौन से हीरो आपको पसंद है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, मैं आई एम अ डाई हार्डकोर फैन ऑफ हिम। आप देखिए वो इंसान आज भी कितना काम करते हैं। तो मैं यही बात जो हम कौन बनेगा करोड़पति भी देखते हैं? अरे मैं वो टाइम कम मिलता है, नहीं देख पाता हूँ ज़्यादा, बट मुझे अमिताभ बच्चन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें एक्ट्रेसेस में? एक्ट्रेसेस कभी ऐसे सोची नहीं है, बट अभी आज क्योंकि एक्ट्रेसेस का लाइफ कम रहता है, बट किसी टाइम पे माधुरी दीक्षित जी। आपको क्या पसंद है? शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड संगीत या कुछ और? मुझे बॉलीवुड गाने पसंद हैं जी। मुझे बहुत तेज़ गाने पसंद नहीं है, मुझे इमोशनल सॉन्ग्स बहुत पसंद है। इमोशनल? मैं इमोशनल इंसान हूँ। मैं दिल से सोचता हूँ, दिमाग से नहीं सोचता हूँ जी। और आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे अच्छा दोस्त मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ये होना भी चाहिए। आज आपकी वाइफ अगर आपकी सबसे अच्छी दोस्त है तो जिंदगी इससे अच्छी खूबसूरत। हम उम्र है जी, हमारी शादी छोटी एज में हुई थी, हम लोग बैचमेट्स थे। एंड माई लिविंग गॉड्स आर माई पेरेंट्स। मैं आपके माध्यम से सब बच्चों को बोलना चाहूँगा, जितना ज़्यादा अपने माँ बाप की सेवा कर सके उतनी करें। मंदिर गुरुद्वारे जाना बाद में, पहले घर बैठे हुए देवी देवता जो है वो आपके माँ बाप। आप जितना उनको पूजोगे। मेरा एक दोस्त था जी, वो हर मंथ एंड पे वैष्णो देवी जाता था, तो वो 30 तारीख को भी दर्शन करता था और 1 तारीख को तो होता था कि वो 2 महीने हो गए। तो मैं एक दिन उसके घर गया तो उसकी मदर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो मैंने उसको बोला माता जी को हॉस्पिटल ले चल। कह रहा है यार वो ऐसे ही रहते हैं, क्या हो गया? मैंने कहा पागल है क्या, तू वैष्णो देवी जाता है मतलब विद नो हार्ड फैक्ट्स। मैंने कहा तुम पहले घर पे जो माँ है ना उनको सेवा करो, फिर हाँ। मैंने कहा नहीं तो मंदिर गुरुद्वारे की सेवा नहीं होती। आप रात को जब सोने जाते हैं तो सबसे अंत में क्या करते हैं? मैं सोने जाता हूँ तो मैं शुक्राना करता हूँ जी, अंत में भी और उठते के साथ गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। उठते ही मैं अपने फ़ोन पे, आंख बंद भी होती है, एक आंख खोल के यूट्यूब पे गुरु जी का सत्संग लगाता हूँ जो 20 मिनट का है, वो सुन के उनका मंत्र जाप उठता हूँ और सोते हुए भी उनका शुक्राना करके सोता हूँ। तो आप उठते समय भी देखते हैं? जी, सोते हुए भी शुक्राना करता हूँ, पाठ करके सोता हूँ। और नींद आपको अच्छी आती है? नींद कम आती है, ठीक आ जाती है, इतनी आ जाती है कि अगले दिन उठ के चल पड़ते हैं। आपके तो वहाँ होटल्स वगैरह भी हैं, क्लब्स भी हैं। जी। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज हो जाता है संजय जी, किसी टाइम पे तो खुद ही करते थे, बट अब थोड़ा ऑटो मोड में बिजनेस है,
स्टाफ है। आई एम लकी कि मेरे पास अच्छा स्टाफ है। मेरे साथ एक भगवान ने अच्छी चीज़ रखी है कि मेरे पास जो भी स्टाफ रहा बहुत कम छोड़ के गया जी, या कम अलग अलग नेशनलिटीज के भी हाँ, आपके साथ काम करते हैं? डिफरेंट आपने नेशनलिटी। कैसा पाया जो अलग अलग देशों के? इंसान सब एक जैसे हैं, अच्छा। कोई फ़र्क नहीं है। इंसान की अपनी सोच अलग होती है, बाकी हम उसकी सोच पे ना चलते वो अपनी सोच पे रहेंगे तो हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। कौन सा ऐसा मंदिर या तीर्थ स्थल है जो आपको बहुत प्रिय है? मुझे महाकाल मंदिर बहुत पसंद है जी, और हमारे छतरपुर में गुरुजी का मंदिर है। मैं गुरुजी को मैंने गुरुजी से विनती करी है कि मेरे घर पे भी उनका आसन बने। मेरे घर पे आए दुबई और दिल्ली घर पे, तो हम कोशिश आपकी कोई हॉबी हो? मेरे को हॉबी है जी, स्पोर्ट्स बहुत पसंद है जी, जी, वो तो आपने कहा। और गाने सुनने बहुत पसंद है। गाना फ्री टाइम में गाने सुनते हाँ, हैं? गाने सुनने बहुत, मैं गाने बल्कि आप कौन सा मानोगे सिंगर आपको सबसे ज़्यादा पसंद मुझे गाने इमोशनल गाने पसंद है, तो अरिजीत सिंह वगैरह मुझे अच्छे लगते हैं जी। है? जी, और अच्छी हाई वॉल्यूम में सुनने का मज़ा आता है थोड़ा सा, क्योंकि आप लंबा देर नहीं सुन पाते। जी। तो एक गाना सुनना है, थोड़ा तेज सुना तो थोड़ा हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, फिर आप दोबारा काम पे चल पड़ते कोई किताब जो आपने पढ़ी हो और आपको बहुत हैं। inspire मैं किया? किताब कम पढ़ता हूँ। किताब कम पढ़ी? मैं बिलीव करता हूँ कि मैं पढ़ने की बजाय पढ़ाने में ज़्यादा बिना पढ़े अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैं सोचता हूँ कोई धर्म गुरु जिसने आपको प्रभावित किया? मेरी माँ। माँ। मेरे लिए मेरे गुरु, मेरी धर्म मेरी माँ है जी। मेरी माँ ने मुझे 14 साल से शिवलिंग पे जल चढ़ाना सिखाया था, और मैं आज भी चढ़ाता हूँ। आप कब सबसे अच्छा फील करते हैं, जो आपको लगता है कि मेरे हर मोमेंट जो मेरा है वो ऐसा लग रहा है कि जब मैं बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ, ऐसा कौन? जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के खूब हंसता हूँ। वाह वाह, हंसना सबसे ज़रूरी है जी इंसान की ज़िंदगी में, जो आज नहीं है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ से जो मिस हो चुका है, वो है हंसना। हंसना। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से सबको कहना चाहूँगा, अपने परिवार में बैठ के परिवार वालों के साथ जितना हंसेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। अब परिवार का तो बड़ा तेज़ी से विखंडन होता जा रहा है। शादी एज इंस्टीट्यूशन भी अगर आप देखें तो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो जो हम लोगों ने व्यवसाय की, करियर की, मोटिवेशन की बातें की, थोड़ा सा मैं केवल एक दो पॉइंट इस रिलेशनशिप के ऊपर कि ये जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो संजय जी, इसमें एक बड़ी थिन लाइन है, ईगो। आज हस्बैंड वाइफ है, न्यूली वेड है, उनका ईगो क्लैश हो जाता है छोटी छोटी बात पे। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन इन दिस। आप अपना सोच बदल के थोड़े से कर्मास को चेंज करोगे, ईगो को बैकफुट पे डालो, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा क्वालिटी टाइम जो हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ करते थे, मुझे याद है जी, हमारे घर में नौकर नहीं होते थे पहले, तो हम अपनी मदर के साथ किचन में टाइम स्पेंड करते थे, प्याज काट रहे हैं, सैलड काट रहे हैं, खाना लगा रहे हैं। अब वो चीज़ें मिसिंग है जी, तो उसके कारण एक बॉन्डिंग रहती थी। जब रसोई में खड़े हो कि आपकी माँ आपकी रोटी बना रही है और आप साथ खड़े हो और आप सर्व कर रहे हैं अपने फादर के लिए, तो कुछ ना कुछ आप बात करोगे अपनी माँ से। आज वो बातचीत नहीं तो होती। घर में खाना एक साथ बैठ के खाना एक साथ जब भी बैठ- मौका मिले। नहीं, आज भी लोग खाते हैं, बट उसमें कमी है। डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे, 6 के 6 सब लोग फोन मोबाइल पे लगे होंगे। जी, जी, तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी ईगो को बैकफुट पे रखें। जब भी घर पे आए, मोबाइल फ़ोन को उतना यूज़ करें जितना आपके लिए ज़रूरी है। जो घर पे हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है, चाहे न्यूली वेड है, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जब आप दुबई में रहते हो तो दिल्ली का खाना मिस करते हो? बहुत ज़्यादा जी मिस करते हैं, लेकिन हम दिल्ली का खाना, आप भी दुबई आएंगे आपको दिल्ली में का खाना घर पे भी खिलाएंगे। तो अब सब दुबई जगह इंडियन दुबई खाना की एक मिल- खासियत है जी, दुबई में हर टाइप का खाना मिल जाता है। जी जी ये जी। बाहर भी आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन अ बेटर सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, हाँ जी, आपको एक इंडिया की बेटर सिटी लगती है हमें। एक्सटेंशन हमें लगता है, इंडिया का एक्सटेंशन ही है। जी, इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता विदेश में हैं। अच्छा, तो जो भी दुबई जाना चाहें जरूर आप बिल्कुल बिल्कुल, most विवेक से भी मिलें। बिल्कुल वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेंगी। जी। तो विवेक जी, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कस किया, और आज हम लोगों ने उन विषयों को टच किया है, उन विषयों पे डिस्कशन किया जो सीधे सीधे यूथ को प्रभावित कर रही है। बिल्कुल। और वो सारे इश्यूज़ क्या है, खाने पीने से लेकर के स्पोर्ट्स की बात करी, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मोटिवेशन लेवल क्या होना चाहिए, लक्ष्य कैसे निर्धारित करना चाहिए, सब सारी बातें करी। तो अंत में आप यूथ को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ को कहना चाहूँगा कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें। ये इतना बहुत ऐसी साइकोलॉजी है जो आदमी नहीं समझ सकता है जी। आपका ईटिंग हैबिट्स का सोर्स क्या है? आपकी टंग। आपकी कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है? आपकी टंग। A person who has a control on his tongue can always be successful, because tongue is source of your eating habits, Yes. which can spoil you and which can make you. Yes. And
टंग इज योर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। आप अच्छा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में करें। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर टू। आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए। आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, किसी भी भाषा में। तो इसलिए जिस इंसान को अपनी जुबान पे कंट्रोल है जी, वो आदमी कभी भी फेल नहीं हो सकता। तो क्या बात आपने कही विवेक जी, जवान की बात आपने अपनी जवान से कही, और मैं समझता हूँ कि इस पूरे पॉडकास्ट का जो निचोड़ था वो आपने इस एक लाइन में कह दिया कि जवान पे नियंत्रण रखो, सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा, लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी। तो दोस्तों, इसी नोट पे, इसी बेहतर नोट पे मैं आज इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकता हूँ। विवेक जी, आपका यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी सर, जय गुरु।